इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट T20 था कल, और गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव द कैप्टन के अंडर भी फर्स्ट मैच था इंडिया का कल। पिच रिपोर्ट पे कहा जाता है कि पिच शुरू में थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन इस पिच पे बहुत ज्यादा रन है और बाद में पिच बेटर हो जाएगा। शायद इसलिए श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग चुना है। अगर आप इंडिया का प्लेइंग 11 देखो तो शिवम दुबे, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर और खलील अहमद को ड्रॉप किया गया, बेंच करवाया गया। और हमने ये चीज पहले भी कहा था कि आपसे प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। कुछ कुछ चीजें शायद सेंस नहीं करेगा जो गंभीर करेगा, ठीक है। शिवम दुबे, जो जितना मुझे याद है लास्ट मैच पे T20 में शायद 12 बॉल पे 27 बनाया था और 2 विकेट भी लिया था। संजू सैमसन लास्ट T20 में 50 रन का इनिंग्स खेला था, 50 प्लस का एक स्कोर किया था। दोनों को ड्रॉप किया गया है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रियान पराग का मुझे जस्टिफाइड लगा है प्लेइंग 11 में होना। उसका 2 इनिंग्स खराब किया था जिम्बाब्वे पे, फिर भी उसको स्क्वाड पे रखा है। अगर स्क्वाड पे रखा है तो इसका साफ साफ मतलब है कि रियान पराग को मतलब प्लेइंग 11 में लेंगे उसका पोटेंशियल डिस्प्ले करने के लिए। अगर आप 2 खराब परफॉर्मेंस के बाद भी किसी प्लेयर को स्क्वाड में लेके चल रहे हो, इसका मतलब है कि आपका उस पर पूरा भरोसा है और आप उसको चांसेस दोगे कि वो अपना पोटेंशियल डिस्प्ले कर पाए। मतलब वरना कुछ फायदा ही नहीं है ना कि रियान पराग को क्यों स्क्वाड में रखेंगे। खेलने के लिए रखा होगा, इसलिए उन्होंने प्लेइंग 11 में लिया, जो बहुत जस्टिफाइड है। मैंने पहले भी कहा था कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल को जिस तरीके का बैकिंग करेंगे मैनेजमेंट, ऐसा बैकिंग शायद किसी और प्लेयर को नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ऋषभ पंत ने भी जगह बना लिया। हालांकि ऋषभ पंत लास्ट 3 T20 में, जितना मुझे याद है, T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था तीनों ही बड़े मैचेस पे, ठीक है। और वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस एवरेज था ऋषभ पंत का। मुझे जो प्लेइंग 11 में एक मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है वो है कि हमारे पास बहुत कम बॉलर्स थे, 4 ही रेगुलर बॉलर्स थे और फिफ्थ बॉलर था हार्दिक पांड्या। अगर आप हमारा T20 वर्ल्ड कप वाला टीम देखो प्लेइंग 11, हमारे पास 5 रेगुलर बॉलर्स होते थे और 6th बॉलर होता था हार्दिक पांड्या, 7th बॉलर होता था शिवम दुबे, जिसको हमने वर्ल्ड कप पे यूज भी नहीं किया है, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि रियान पराग था, हमारे पास भी 6 बॉलर ऑप्शन है। क्योंकि रियान पराग ने कल 3 विकेट ले लिया, इसलिए लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन जो ये कहने वाले हैं ना, उसमें से 90% लोग ने लाइव मैच नहीं देखा है, मैं लिख के दे सकता हूं। उन्होंने बस स्कोर कार्ड देखा है, और स्कोर कार्ड कभी भी आपको ट्रू पिक्चर नहीं देता है। आपको मैच समझने के लिए लाइव मैच देखना पड़ेगा। क्योंकि रियान पराग ने 7-8 गेंदों पे 3 विकेट ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि रियान पराग ऑलरेडी ऑलराउंडर बन गया है। अच्छा किया, नो डाउट इन दैट, लेकिन रियान पराग ऑलराउंडर नहीं बना है। ऐसे तो वीरेंद्र सहवाग ने भी टेस्ट में 5 विकेट लिया है। रोहित शर्मा भी आईपीएल में 2 बार हैट्रिक लिया है, थोड़ी ना दोनों ऑलराउंडर हो गए। थोड़ी ना हमारा 6-7 बॉलर कभी वीरेंद्र सहवाग था या फिर कभी रोहित शर्मा था। ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखो, अगर रियान पराग इतना अच्छा बॉलर होता और रियान पराग पे पूरा भरोसा होता, एक टाइम पे श्रीलंका का विकेट नहीं गिर रहा था ओपनिंग पार्टनरशिप। अगर एज ए कैप्टन मुझे रियान पराग पे भरोसा होता कि वो अच्छा बॉलिंग करके देगा, तो मैं रियान पराग को तब बॉलिंग देता ना जब विकेट नहीं गिर रहा था। एक टाइम पे श्रीलंका 140 फॉर 1 था, हमें विकेट नहीं मिल रहा था, श्रीलंका पूरा गेम में था। अगर मुझे रियान पराग पे भरोसा होता कि वो विकेट लेके दे सकता है, वो बहुत अच्छा बॉलर है, मैं तब रियान पराग को लेकर आता ना बॉलिंग डालने के लिए कि रियान अभी तो एक विकेट लेके जा, हमें विकेट की बहुत जरूरत है। लेकिन रियान पराग को बॉलिंग पे कब लेकर आया? 17th ओवर पे, जब श्रीलंका को 24 गेंदों पे 56 चाहिए था, और तब श्रीलंका ऑलमोस्ट मैच से बाहर हो गया था क्योंकि 2-3 विकेट कॉन्टिन्यूस गिर गया था। तब रियान पराग को लेके आया, ठीक है। अच्छा बॉलर है, अच्छा कर सकता है, लेकिन रियान पराग अभी भी ऑलराउंडर बना नहीं है। और ये 4 बॉलर का जो डिसीजन है कि 4 रेगुलर बॉलर हार्दिक 5 बॉलर कैन बी रिस्क इन फ्यूचर, ये श्रीलंका इसलिए ज्यादा मैटर नहीं करता है। हालांकि ये बात पता लग गया कि रियान पराग को ये लोग एज एन ऑलराउंडर ग्रूम करेंगे, बहुत ज्यादा मौका देंगे, एज एन बॉलर भी इंप्रूव करवाएंगे। ये बात बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन रियान पराग अभी तक ऑलराउंडर बना नहीं है, ठीक है। अब ये देखो कि उसको कब लेके आए, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था उस पर इतना ज्यादा, तब लेके आया जब शायद इतना रिस्की नहीं था, ठीक है। मैच ऑलमोस्ट इंडिया के हाथ में आ गया था जब रियान पराग आया है, ठीक है। और जब दूसरा ओवर दिया रियान पराग को, तब तक तो मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लास्ट ओवर डालना था रियान पराग, 20th ओवर, जब जो रियान पराग का दूसरा ओवर था। आप शुरू से शुरू करते हैं, शुभमन गिल और जायसवाल ओपनिंग करने आते हैं, और पहली ओवर पे 3 चौका आया था, जिसमें से 2 चौका शुभमन गिल ने मारा था। और पहले ही ओवर से पता लग गया था कि पिच और आउटफील्ड कितना अच्छा है। अगर आप शुभमन गिल का 2 चौका देखो, जो स्क्वायर की तरफ मारा है उसने बस टाइमिंग किया, लेकिन बॉल बुलेट की तरफ बाउंड्री पे गया है। बात तो साफ साफ पता लग गया था कि आउटफील्ड और पिच दोनों बेहतरीन है। 4 ओवर पे इंडिया का 50 प्लस स्कोर हो गया था, और पावर प्ले के लास्ट बॉल पे शायद मधुशंका आके शुभमन गिल को आउट कर दिया था। 16 गेंदों पे 34, बहुत अच्छा नॉक था। एक ओपनर से आप T20 में लंबा इनिंग्स का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, आप देखते हो कि जितना बॉल्स खेलता है उसमें उसका इंटेंट क्या था,
और कितना रन बनाए, 16 बॉल 34 इज ब्रिलियंट नॉक इन टर्म्स ऑफ टी20। उसके अगले बॉल पे हसरंगा आके जयसवाल को स्टंप कर देता है। गुगली था जो जयसवाल पढ़ नहीं पाया हाथ से, उसका बैलेंस थोड़ा ऑफ हो जाता है और वो स्टंप हो जाता है। 21 बॉल्स 40, बेहतरीन नॉक था। जयसवाल इस तरीके का बैट्समैन है ना कि हमें देख के लगता है कि ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं होगा टी20 में, क्योंकि बहुत हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। लेकिन अगर आप नोटिस करो जयसवाल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। वो हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट भी खेलते हैं और कंसिस्टेंट भी है। दोनों चीज एक साथ होना एक प्लेयर पे मतलब बहुत ज्यादा रेयर है, और इसलिए जयसवाल बहुत बड़ा टी20 बैट्समैन बन सकता है। स्ट्राइक रेट हमेशा हाई रहता है, ऑलमोस्ट हमेशा 150 के ऊपर ही रहता है, 150 160 रहता है। ऊपर से कंसिस्टेंट भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद पिच पे होता है ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। सूर्य नंबर 3 पे आया था, ऋषभ नंबर 4 पे आया था। हालांकि वर्ल्ड कप में शायद हर एक मैच पे ऋषभ पे नंबर 3 पे आया था। कल के मैच में राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन मैच करने के लिए जब राइट बैट्समैन आउट हुआ तो सूर्य आया था, जब लेफ्ट आउट हुआ तो ऋषभ पंत आया था। अब ऋषभ पंत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आपको पता है टी20 में वो हमेशा क्लीन बैटिंग ही करता है, वो क्लीन हिटिंग ही करता है, वो कभी क्लमजी दिखता ही नहीं है। अगर अच्छा बैटिंग करता है वो अच्छा क्लीन शॉट लगाता है, बॉल बैट के मिडिल पे लेके जाता है। जब ऋषभ बैटिंग करने आया था शायद 6.1 ओवर में आया था बैटिंग करने को, जब इंडिया का स्कोर था शायद 74.2। ना कोई रन का स्कोरबोर्ड का प्रेशर था, ना विकेट इतने सारे हाथ में थे। ठीक है, आपके साथ सूर्य का कैप्टन खड़ा था जो टी20 का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। कुछ प्रेशर ही नहीं था, ना पिच खराब था, फिर भी ऋषभ पंत से ठीक से बैटिंग हो ही नहीं रहा था। एक तरफ से सूर्या मार ही जा रहा था लेकिन ऋषभ पंत से बैटिंग हो ही नहीं रहा था। अब लोग क्या करेंगे पता है, लोग देखते हैं स्कोर कार्ड। मैंने पहले भी कहा है, लोग लाइव मैच नहीं देखते, लोग देखते हैं स्कोर कार्ड। और स्कोर कार्ड पे क्या दिखता है, क्या रिफ्लेक्ट होता है कि ऋषभ पंत ने 33 बॉल पे 49 बनाया, 148 के स्ट्राइक रेट से, बेहतरीन नॉक। स्कोर कार्ड देख के ये लगता है, लेकिन स्कोर कार्ड कभी भी ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जिसने लाइव मैच देखा है उसको पता होगा कि ऋषभ पंत ने कल क्या बैटिंग किया है। सूर्या एक तरफ से बेहतरीन बैटिंग कर रहा था। सूर्य शायद 26 बॉल पे 58 बना के आउट हुआ है। पथरना का बॉल था, बेहतरीन बॉल था, अनप्लेबल डिलीवरी था जहां पे सूर्या एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है। पथरना के बारे में बाद में बात करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा बॉलिंग किया पथरना ने। एक टाइम पे ऋषभ पंत 23 गेंदों पे 20 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 बॉल्स 20, मतलब 100 के नीचे का स्ट्राइक रेट था उसका। उसके बाद उसने कवर किया है, ठीक है, 33 बॉल पे 49। आप एक बार सोचो, 11 रन पे एक इजी कैच छूट गया था ऋषभ पंत का। 11 रन पे एक इजी कैच छूट जाता ऋषभ पंत का। 49 के स्कोर पे 2 कैच छूटा है ऋषभ पंत का। 49 के स्कोर पे 2 कैच छूटा है ऋषभ पंत का। ऊपर से 60% शॉट मिस टाइम था। जिसने लाइव मैच देखा उसको पता होगा 60% ऋषभ पंत का शॉट मिस टाइम था। इतना क्लमजी नॉक था। हालांकि उसने स्ट्राइक रेट बाद में कवर अप कर लिया, आखिरी के 10 गेंदों पे उसने स्ट्राइक रेट कवर अप कर लिया, लेकिन बहुत ही क्लमजी नॉक था। अगर किसी को कल का इनिंग्स ऋषभ पंत का लगता है कि बेस्ट है, परफेक्ट था, इंप्रेसिव था, बिल्कुल भी नहीं था। फिर आपको ऋषभ पंत बैट्समैन को आप पहचान नहीं पाए कभी भी। ऋषभ पंत के अंदर इतना पोटेंशियल है जो पोटेंशियल कभी भी इंडिया के लिए टी20 में बाहर ही नहीं आया। अगर आप एक बात ऋषभ पंत को पूछ लो ना कि आपका टी20 में बेस्ट नॉक कौन सा है, वो खुद जवाब नहीं देगा। वो बोलेगा बेस्ट नॉक इज येट टू कम। कभी आया ही नहीं उसका बेस्ट नॉक। हमें लगता है कि ऋषभ पंत 170, 160, 180 के स्ट्राइक रेट पे मार के जाएगा, बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि माइंडसेट उसका 100% है। माइंडसेट के लिए माइंडसेट तो बेहतरीन है, इसमें कुछ सवाल ही नहीं उठता है। माइंडसेट बंदे का बेहतरीन है, लेकिन ऋषभ पंत कभी भी एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाया अभी तक टी20 में, कभी भी नहीं। अगर मुझे याद है पाकिस्तान वाला इनिंग्स टी20 वर्ल्ड कप में, उसमें भी उसका 3 कैच छूटा था, 3 कैच उधर भी छूटा था उसका। बहुत ही क्लमजी नॉक था कल का नॉक भी। और ऋषभ पंत का बेस्ट अभी तक आया नहीं है। वो स्कोर कर रहा है 33 बॉल में 49, स्कोर तो बना रहा है, लेकिन अभी तक उसका बेस्ट नॉक आया ही नहीं। ऋषभ पंत जो बैट्समैन है, जो 2018 आईपीएल में हमें देखने को मिला था, वो फुल पोटेंशियल से कभी बाहर आया ही नहीं इंडिया के लिए टी20 में, कभी नहीं आया। तो ये जो संजू वर्सेस ऋषभ पंत का डिबेट है ना कि किसको प्लेइंग इलेवन में होना चाहिए, मेरे हिसाब से 10 मैच के लिए ना, 10 टी20 मैच में संजू और ऋषभ पंत को दोनों को प्लेइंग इलेवन में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों को प्लेइंग इलेवन में रखना चाहिए। फिर दोनों के लिए सेम कंडीशन होगा, सेम सिचुएशन होगा, सेम बॉलर्स मिलेंगे दोनों को। फिर 10 मैच के बाद जिसने अच्छा किया उसको टीम में रखो, दूसरे को बाहर फेंक के मारो, है ना। डिबेट ही खत्म कर दो। क्योंकि जब ऋषभ पंत को लेता है लोग लगता है संजू सैमसन डिजर्व करते हैं, जब संजू को लेते हैं लोग लगता है कि ऋषभ डिजर्व करता है खेलना। तो दोनों को प्लेइंग इलेवन लेना चाहिए, सेम ओपोनेंट के साथ, सेम पिच, सेम कंडीशन, 10 मैच खिलाओ। जिसने 10 मैच के बाद ज्यादा अच्छा किया उसको टीम में रखो। क्योंकि ऋषभ पंत शायद 77, 78 इनिंग्स खेल चुका है इंडिया के लिए टी20 में, अभी तक उसका बेस्ट नॉक आया ही नहीं है। ठीक है, माइंडसेट अभी भी मैं बोल रहा हूँ, माइंडसेट बहुत अच्छा है। ऋषभ पंत जो शॉट खेलता है ना, अगर आप देखो ना, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हाई रिस्किंग क्रिकेटिंग शॉट कोई नहीं खेलता है। जयसवाल खेलता है, सूर्य कुमार यादव खेलता है,
अभिषेक शर्मा खेलता है, उनका हिटिंग देख लो, ऋषभ पंत का हिटिंग देख लो। मुझे पता है कि सबका बैटिंग का तरीका सेम नहीं होता, लेकिन इतना मिस टाइम T20 में मैंने नहीं देखा कि कोई भी बैट्समैन करता है जितना मिस टाइम ऋषभ पंत करता है। ऋषभ पंत को भी पाथिराना आके बोल्ड कर देता है, बीच में पाथिराना हार्दिक पांड्या को भी बोल्ड करता है और रियान परक को भी LBW कर देता है। हार्दिक और रियान दोनों से ज्यादा खास बैटिंग हुआ नहीं है। हालांकि अब अगर एक चीज नोटिस करो, शायद रियान परक को 16.3 ओवर में बैटिंग करने को भेजा था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद उस पोजीशन में रिंकू सिंह को आना चाहिए था। ठीक है, वो उसके लिए परफेक्ट पोजीशन था कि 16.3 ओवर पे आता है और कुछ 21 बॉल उसको खेलने को मिल जाता तो अच्छा डिस्प्ले कर पाता। लेकिन जिस सोच के साथ रियान परक को भेजा, शायद इसलिए भेजा कि प्लेइंग 11 में लिया है तो उसको बैटिंग करने का मौका हम देंगे, जो जस्टिफाइड है। लेकिन बात यह है कि रिंकू को ना हम थोड़े टाइम से अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो रिंकू को हमने ना एक फिनिशर का टैग दे दिया है। रिंकू प्रॉपर बैट्समैन है हर एक फॉर्मेट के लिए। रिंकू बस फिनिशर नहीं है कि लास्ट में 4-5 बॉल खेल के उसको 20 रन बना दे। रिंकू प्रॉपर बैट्समैन है और मैं आखिरी कुछ मैचेस में देख रहा हूं कि रिंकू को अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है। रिंकू भी शायद 2 बॉल पे 1 बना के आउट हुआ है। इंडिया अक्षर पटेल इनिंग्स के लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, तब जाके इंडिया का स्कोर होता है 20 ओवर के बाद 213। अब पाथिराना के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पाथिराना आप देखो एक बार किस किस का विकेट लिया। एक शायद सूर्य कुमार यादव, फिर हार्दिक पांड्या, फिर रियान परक, फिर ऋषभ पंत। चारों ही बॉल बेहतरीन बॉल था। उसमें से 3 बॉल तो अनप्लेएबल डिलीवरी था। मतलब इस एंगल के साथ उस बॉल को पिक करना कोई भी बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और कोई भी बैट्समैन पढ़ ही नहीं पाया उस बॉल को। मतलब बैट नीचे गया ही नहीं, उनका बैट नीचे जाने से पहले किसी का पैड पे लग रहा है, किसी का स्टाम्प उड़ जा रहा है। पाथिराना क्योंकि श्रीलंका जैसे छोटे टीम के लिए खेल रहा है, इसलिए इसका नाम इतना ज्यादा नहीं है। अगर पाथिराना कोई बड़े टीम के लिए खेल रहा होता, वो शायद T20 में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बन सकता था। अगर पाथिराना को डेल स्टेन, मॉर्नी मॉर्केल, मालिंगा या फिर बुमराह के साथ काम करने को मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए उनसे, वो बेहतरीन बॉलर बन सकता है। पाथिराना को एक बेहतरीन कोच चाहिए, एक बेहतरीन मेंटर चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है। वो ओवर में 2 बॉल अच्छा डालता है, 4 बॉल लूज डालता है, 4 बॉल उसका आधे पिच पे गिरता है, तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम है। अगर आप स्पीड भी देखो, 152 153 की स्पीड पे बॉलिंग डालते हैं हर एक बॉल। स्पीड है उसके पास, अच्छा खासा यॉर्कर है, जो एक बॉल डालता है वो अनप्लेबल डिलीवरी, जो एंगल करके अंदर की तरफ आता है। ठीक है, राइट हैंडर्स के लिए बहुत अच्छा डिलीवरी, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है। और मुझे लगता है कि अगर उसको अच्छा मेंटर मिलेगा ना, वो बहुत अच्छा कर सकता है पाथिराना। 214 श्रीलंका के लिए इम्पॉसिबल टारगेट लग रहा था, क्योंकि श्रीलंका ने अच्छा क्रिकेट खेलना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। ठीक है, फिर भी निशंका और मेंडिस ने बेहतरीन स्टार्ट दिया था। पावर प्ले के बाद श्रीलंका का स्कोर शायद 55 फॉर 0 था। हार्दिक पांड्या का कल बॉलिंग देख के लग रहा था कि हार्दिक पांड्या को बुखार है, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल रिदम से भाग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरे हार्दिक पांड्या आया है, वो उसका ओरिजिनल रिदम बिल्कुल भी नहीं था। 9th ओवर पे अर्शदीप आके मेंडिस को आउट कर देता है। उसके बाद भी निशंका और पेरेरा के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप होता है। 14 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 140 फॉर 1 और लास्ट 6 ओवर पे शायद 74 रन चाहिए था। 9 विकेट हाथ में था और हमारे टीम में बुमराह भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका पूरा गेम में है। लेकिन 15th ओवर डालने आता है अक्षर पटेल, जो अभी अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवा के आया है भाई। अक्षर पटेल का कैरियर ग्राफ इतना जल्दी इतना ऊपर जा रहा है ना, देख के बहुत खुशी होता है। क्योंकि अक्षर पटेल वो एक प्लेयर है जो हमेशा से अच्छा प्लेयर था, लेकिन जडेजा की वजह से उसको मौका नहीं मिलता था। हमेशा जडेजा उसको ओवर शेडो करके गया है। अभी लास्ट कुछ महीने में 1-2 साल में अक्षर पटेल ने जो परफॉर्मेंस किया है, और मुझे ऐसा लगता है आगे भी इतना अच्छा करेगा कि उसका करियर ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। अक्षर पटेल आता है 15th ओवर डालने, एक ही ओवर पे निशंका और पेरेरा को आउट करके जाता है और एक ही ओवर पे पूरा मैच जीता के चला गया। अगर निशंका का विकेट देखो आप, वो बैकफुट पे लेट कर करने का ट्राई करता है। मुझे ऐसा 4 स्पिनर नजर आता है। इन 4 स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर उन चारों का बॉल स्टंप पे फिनिश हो रहा है और अगर आप उन चारों के अगेंस्ट बैकफुट पे लेट कट करोगे तो 80% टाइम आप आउट ही होगे। वो 4 स्पिनर्स से अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अनिल कुंबले और शाहिद अफरीदी। इन चारों का बॉल ज्यादा स्पिन नहीं होता है। बॉल गिर के, जो एक बॉल है उनका, कुछ तो आर्म बॉल कहते हैं शायद उसको, जो एक बॉल गिर के स्किड करके स्टंप की तरफ आता है अंदर की तरफ, 80% चांस अगर आप बैकफुट पे लेट कट करोगे तो बोल्ड ही होगे। ठीक है, बेहतरीन बॉल था अक्षर पटेल का, एक ही ओवर पे मैच चेंज कर दिया है। उसके बाद शायद रवि बिश्नोई आगे असलंका को आउट कर देता है। उसके बाद रियान पराग एक विकेट लेता है, शानका रन आउट हो जाता है। लास्ट ओवर में रियान पराग और 2 विकेट लेके जाता है। एक टाइम पे 140 फॉर 1 था और 170 पे ऑल आउट हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, और इससे बेटर हम श्रीलंका से एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ठीक है,
पूरा मैच परफेक्ट था इंडिया के लिए। थोड़ा हार्दिक पांड्या का ऐसा लगा कि बॉलिंग रिदम थोड़ा सा आउट था। दूसरा है कि मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि रिंकू सिंह को हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। और ऋषभ पंत मुझे अभी भी क्लमजी लगा, हालांकि रन उसने बना लिया अच्छा खासा, लेकिन थोड़ा सा क्लमजी बैटिंग कर रहा है। बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।